अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जो तालीमी परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप अपने अतराफ़ में जायज़ा लीजिए, आपकी कौम के अंदर, आपके अपने महल्ले में कितने MBBS डॉक्टर हैं, आपके अपने बस्ती में, आपके अपने तालुक़े में, आपके अपने ज़िले में। मैं समझता हूँ आप अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं। ऐसे ही कितने इंजीनियर से, कितने डॉक्टर से, कितने प्रोफेसर से, कितने हायर एजुकेटेड है, कितने वकील है, कितने जज है, कितने IAS ऑफिसर्स है, तो आपको बहुत कम परसेंटेज मिलेगा। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर अब जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो मुसलमानों को ये बोलकर ताने भी मारती है कि ये कौम जो है पंचर वालों की कौम है, भंगार वालों की कौम है, पान के टपरी वालों की कौम है, और इसी तरीक़े से जो है अनपढ़ और जाहिलों की कौम है। तो बड़ा दुख और दर्द होता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी कौम के अंदर अगर कोई नौजवान वो दिल पे ले ले कि मुझे मेहनत करना है, मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना है, मुझे अच्छे से अच्छा परसेंटेज लेना है, मुझे अच्छी तालीम हासिल करना है और मुझे अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना है और अपने कौम की खिदमत करना है, तो वो नौजवान वो करके दिखा सकता है। जैसे अल्लामा इक़बाल का शेर है कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आज जिस नौजवान का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, ये नौजवान है मुद्दस्सिर क़ियामुद्दीन शेख। ये कौम के दीगर नौजवानों के लिए एक मिसाल है, एक एग्ज़ाम्पल है। एक ऐसा बच्चा जिसने एक छोटे से देहात के ज़िला परिषद के स्कूल के अंदर तालीम हासिल की, 10वीं का इम्तिहान दिया, साइंस से 12वीं पास किया, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर, अपनी मशक्क़त के बल पर 12वीं साइंस के अंदर पूरे ज़िले में एक नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी, अच्छा परसेंटेज लिया और उसके बाद में नीट का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर इतने मार्क्स और इतने नंबर लिए कि जिसको MBBS की फ्री सीट मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले हम इनको मुबारकबाद देते हैं मुद्दस्सिर क़ियामुद्दीन शेख। असल में ये रिश्ते में मेरे मामूज़ात भाई भी होते हैं। तो मुद्दस्सिर साहब, हम सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करेंगे कि आपने ये कब तय किए थे कि आपको डॉक्टर बनना है या MBBS करना है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। मेरा तो ऐसा कुछ ये पहले इरादा नहीं था कि मैं MBBS करूँगा, मतलब MBBS में एडमिशन लूँगा। डॉक्टर मेडिकल फील्ड में जैसा कि इंटरेस्ट नहीं था पहले। अच्छा। जब मैं प्राइमरी में था या फिर हायर सेकेंडरी में था। पर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब 11 साइंस में जब मैंने एडमिशन लिया था तब भी ऐसा कंफर्म नहीं था, मालूम नहीं था कि अपने करना क्या है। बस एडमिशन, मतलब सब बच्चे जो है अच्छे परसेंटेज जिसके आते वो पूरे बच्चे साइंस में एडमिशन ले, उसी तरह से मैं भी बस मेरा एडमिशन डाल दिया था। पर जैसा 11th में, मतलब जैसा टाइम गुजरते गया उसी तरीके से समझ में बात आई कि करना है, नीट का प्रिपरेशन करना है, नीट का पेपर है, मेडिकल फील्ड की थोड़ा इंट्रोडक्शन वहीं पर हुआ। उससे पहले कुछ मालूमात नहीं थी, कुछ नहीं थी, वहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ। इंटरेस्ट तो मेरा वहाँ पर भी नहीं था कि मेडिकल फील्ड में जाना, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट था। असल में मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट था। पर अब जो पेरेंट्स का फोर्स है, पेरेंट्स के बोले तो उनकी जो ख्वाब है, उनका ख्वाब है, उनके ख्वाहिश है, वो हिसाब से बाद में मेरे दिल में भी एक ऐसा ख्याल आ गया कि अपन भी मेडिकल फील्ड में कुछ करके दिखाना। वहाँ से मुझे इस फील्ड का इंट्रोडक्शन हुआ और वहीं से दिल में ख्याल आया कि आगे नीट का प्रिपरेशन करके क्या करना है, समझो पूरा आगे के फ्यूचर प्लानिंग। अच्छा, तो मतलब 11th तक आपके जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था, लेकिन 11th में जाने के बाद में आपने डिसाइड किया। तो 12th के अंदर आपने जो प्रिपरेशन किया 12th के एग्ज़ाम के लिए, तो कितने घंटे तक आप स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे?
उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ट्वेल्थ का जब एंट्री हुई मेरे ट्वेल्थ में, उस टाइम पे वो टाइम जो रहता 12 का, वो इम्पॉर्टेंट टाइम है जो नीट के वास्ते भी कर, क्योंकि वो टाइम पर एक पहले बोर्ड का प्रिपरेशन भी करना पड़ता 12 के, और उसी के साथ साथ उसके 2 या 2.5 महीने के गैप से नीट का प्रिपरेशन भी करना। तो वो जो टाइम गुजरता वो टाइम बहुत हार्ड रहता, बहुत टफ रहता। मेरा ख्याल ऐसा है कि उस टाइम में अगर बच्चे ने, जो भी स्टूडेंट्स है, उसने उस टाइम में अगर अपने माइंड को एक फोकस कॉन्सेंट्रेट पढ़ी पे रखा, मतलब माइंड डाइवर्ट नहीं होने दिया, तो बिल्कुल वो सक्सेस हो सकता। तो ऐसा टाइम रहता है जहाँ पर माइंड डाइवर्ट भी बहुत होने के चांसेस रहते, माइंड डिप्रेशन में जाने की भी बहुत चांसेस रहते, और उसी के साथ साथ मतलब वही जो टाइम रहता है जो एक्चुअल प्रिपरेशन का रहता है नीट के लिए, और उसी के साथ साथ जो बोर्ड के एग्ज़ाम रहते फरवरी में, और नीट की जो एग्ज़ाम रहती है मई में, वो 2-2.5 महीने का जो गैप रहता, और उससे पहले जो बोर्ड के पहले का कुछ जो टाइम रहता 2 या 3 महीने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता। असल में वो टाइम में आप जो प्रिपरेशन करेंगे वही प्रिपरेशन के बेस पे आपका परसेंटेज डिसाइड होता। तो उस टाइम बहुत हार्ड जाता था, मतलब माइंड भी डिप्रेशन में जाता था कि अब बोले तो ये भी लोड है, बोर्ड का एक लोड अलग है और उसी के साथ साथ नीट का लोड अलग है। तो उस टाइम में स्टडी ज़्यादा करता था मैं, पर उसी के साथ साथ जब माइंड डिप्रेशन में आता था तो मतलब विदाउट फ्री माइंड अगर आप 2 घंटे भी स्टडी करेंगे तो उसका असर ज़्यादा रहता, पर डिप्रेशन के माइंड लेकर स्टडी आप 4 भी घंटे करते हो 2 की बराबरी नहीं कर सकते जो आपने फ्री माइंड में की। तो उस टाइम में अपने माइंड को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तो मानता कि अपने माइंड को मेंटेन रखना, फोकस कॉन्सेंट्रेट रखना अपने जो आने वाला जो एग्ज़ाम्स है उसके ऊपर। और उस टाइम में पढ़ाई बोले तो मिनिमम कैसे भी 7 से 8 घंटे ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे पढ़ी इंपॉर्टेंट है वो टाइम पे। और जो बोर्ड का और नीट दोनों के बीच में का गैप रहता, उस टाइम में पढ़ी की स्पीड भी बढ़ाना पड़ती, मिनिमम 11 से 12 घंटे रोज़ की पढ़ाई करना। अच्छा, अब एक मेरा अगला सवाल ये है आपसे, चूँकि आज हर मुसलमान बच्चे के पास में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो पबजी और टिकटॉक के ऊपर अपने घंटों बर्बाद कर रहा है। तो जिस टाइम पे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने सुना है कि आपकी जो वालिदा मोहतरमा है उन्होंने आपको, जब आपका MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ उसके बाद आपको मोबाइल दिया। तो थोड़ा सा इसका भी खुलासा कीजिए कि जब आप 12th का प्रिपरेशन कर रहे थे या नीट का, तो उस टाइम पे आप टिकटॉक के कितने आशिक थे, या फिर आपको पबजी जो है वो आपकी का कितना फेवरेट गेम था और कितना आप उसको टाइम देते थे? असल में बात ऐसी है कि जब मेरी स्टडी चालू थी, दिगर जो बच्चे थे वो टिकटॉक यूज़ करते थे, एंड्रॉयड मोबाइल थे, दिल तो बोलता था पर वो कुर्बानी देना तो ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। कुर्बानी के सिवा कोई चीज़ अपन अचीव नहीं कर सकते, इसलिए कुर्बानी तो देना ज़रूरी है। दिल तो बोलता था पर अपने दिल पे, अपने नफ्स पे काबू करके उसके आगे बढ़ जाना पड़ता था। और दूसरी बात, मोबाइल तो मेरे पास था नहीं उस टाइम पे, और मोबाइल ये एक मेन जड़ है जो नाकामयाबी की तरफ ले जाती। एक्चुअल 90 to 95% जो बच्चे अनसक्सेसफुल ठहरते इस फील्ड में या फिर दिगर फील्ड में, तो उसकी एक ही वजह मुझे लगती जो कि मोबाइल है। मैं भी अब मेरे साथ के जो दोस्त थे और दूसरे जो कलीग्स थे, तो उनको देखता था कि वो मोबाइल में टाइम पास कर, मुझे बुरा लगता था असल में कि हम जो कौम है, पहले ही हमें आपने जैसा बताया कि हमें टॉर्चर किया जाता है कि पंचर वालों की कौम है या ऐसे कौम है वैसी कौम है, तो मुझे भी बुरा लगता था कि मुझे लगता था कि हमारी उम्मत के जो बच्चे हैं वो ये सब चीज़ें छोड़ के इसमें अपना टाइम ज़ाया ना करे, उसके बजाय अपने ऐसा फ्यूचर बने, अपन ऐसा करके दिखाए कि इंडिया के हम पिलर बन जाए, कि उम्मत मुस्लिमा के सिवा ये इंडिया चल ही ना सके, हम ऐसा बन जाए, ऐसा अपने आप को प्रिपेयर करें। अब हम देखते हैं कि CA-NRC जो फिलहाल का जो पॉइंट है, मुद्दा है, तो CA-NRC के खिलाफ अपोज में बहुत सारे ऊपर आ जा रहे, वो बहुत सारे लोग आ रहे, रोड पे आ रहे, रस्तों पे आ रहे, आंदोलन कर रहे, मोर्चे कर रहे, वो सब चीज़ें बराबर है। पर मेरा कहना ऐसा है कि जो उम्मत के नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे उम्मत की जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर ने इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, इस तरह से अपने आप को बनाना ज़रूरी है कि वो फ्यूचर में जाके इस इंडिया का पिलर बन जाए, कि हमारे सिवा इंडिया टिक ना सके। मतलब आज जो हमारा हाल ऐसा हो गया कि हमें बार बार ये बताना पड़ रहा है कि हम देशभक्त हैं, हम यूँ हैं त्यों हैं। तो मेरा कहना ऐसा है कि हम ऐसा काबिलियत हमारे अंदर पैदा करें कि जिसके वजह से
हमारे सिवा इंडिया मतलब ऐसा खोखला हो जाए कि हम इंडिया के मेन पिलर बन जाए, इंडिया के लिए हम कुर्बानी, इंडिया के लिए हम हमारा सब कुछ लगा, और जो भी काम करे वो अपने वतन के लिए, एक उम्मत के लिए और अपने माँ बाप के लिए। जी जी, माशाअल्लाह मुदस्सिर शेख साहब ने बड़े पॉइंट की बात हमारे सामने रखी है। उन्होंने ये कहा है कौम के नौजवानों से कि आजकल के जो बच्चे हैं मुसलमानों के बर्बादी की, मतलब उन्होंने बताया कि 95 to 99 ऐसे स्टूडेंट्स जो बर्बाद होते हैं, उनको इसकी परवाह ही नहीं होती है कि हमारा बाप रिक्शा चला रहा है, हमारे ख़ानदान के लोग पान की टपरियाँ चला रहे हैं, छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, तो चलो मैं अपने मोबाइल की, अपने पबजी गेम की, अपने टिकटॉक की कुर्बानी देकर कुछ नाम बना सकूं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जब तक उनका नीट का रिज़ल्ट नहीं आया, उनको मोबाइल क्या है पता नहीं था, कुर्बानी दी है उन्होंने। तो प्रॉब्लम यही होता है कि ऐसे जो बच्चे हैं जो कुर्बानी देते हैं, 11 घंटे 7 घंटे स्टडी करते हैं, तब जाके रिज़ल्ट सामने आता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हाँ, वरना तो आजकल के हमारे बच्चों का हाल ये है कि कल एग्ज़ाम था और एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई और मैंने वो नौजवान से पूछा, मैं बोला भाई तुम्हारे एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? तो उसने कहा मौलाना एग्ज़ाम की मेरी पूरी तैयारी हो गई है। मैं बोला एग्ज़ाम की क्या तैयारी हो गई? बोले देखो मैंने नया शूज़ ले लिया हूँ, मैंने जीन्स भी नई ले लिया हूँ एग्ज़ाम के लिए, नया शर्ट भी ले लिया हूँ, अब खाली बोले नया चश्मा लेना बाकी है। तो सुबह पेपर देने को जब जाऊँगा उससे पहले चश्मा भी ले लूँगा, तैयारी पूरी हो जाएंगी बोले एग्ज़ाम की। तो मुझे आप बताओ, ये आज हमारे कौम के बच्चों का हाल है। तो खैर बड़े खुशी की बात है माशाअल्लाह, आपको जो है अल्लाह ताला ने कामयाबी के उस मकाम और मर्तबे तक पहुँचाया। तो चूँकि आप तो मेरे रिश्ते में भाई होते हैं, उस नाते से मुझे बेइंतहा खुशी है इस बात की। और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा नौजवान इस तरीके के जज्बे को लेकर एक ज़िला परिषद की स्कूल में भी पढ़कर अगर कुछ करना चाहे, तो मुदस्सिर शेख उनके लिए एक ज़िंदा मिसाल है कि एक छोटे से देहात में रहकर भी वह ऐसा कारनामा अंजाम दे सकता है। और बड़े शहरों में जो रहने वाले हैं, अरे तुम्हारे पास तो एजुकेशन की सारी सहूलतें हैं, क्लासेस है, बड़े बड़े नामवर कॉलेजेस है, और फिर भी अगर हमारे बच्चे अपना वक्त गार्डनों में बर्बाद कर रहे हैं, कौम की जो बेटियां हैं घरों से बस्ते लेकर और वहाँ से जो है किताबें लेकर निकल रही है और पूरा पूरा टाइम अपना मॉलों में और कॉलेजों में और अपने गार्डनों में बर्बाद कर रही है, तो ये धब्बे है कौम के नाम पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब मुदस्सिर शेख साहब, आखिरी में मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको तो बस मेन जो एक्चुअल अगर सक्सेस पाना है तो कुर्बानी तो देना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो जैसा हमें जो बोल के मौलाना ने भी कहा कि जो बोल के हमें टॉर्चर होता है वो सुन के हमारा खून खोलना चाहिए, कि हमारे अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए कि हमें कुछ तो भी करना है, कुछ करना है इस उम्मत के लिए, अरे कम से कम अपने वालिदैन के लिए। तो बस यही एक मैसेज है कि मेहनत करते रहो और मेहनत करते रहो। और वो जो मोबाइल है मेन वो जो चीज़ है, वो मोबाइल से अभी तो मतलब जब तक लाइफ सेट नहीं होती आपकी तब तक तो दूर रहना बहुत ज़रूरी है उससे। मैं साथ में जो है आपके वालिदैन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे मामू जान शेख क़ियामुद्दीन इब्ने शेख हिसामुद्दीन साहब इनामदार, जो माशाल्लाह एज़ अ प्रोफेशन वो ख़ुद भी डॉक्टर है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो है ख़िदमत अंजाम देते हैं। और इसी तरीके से आपके दादा यानी मेरे नाना शेख हिसामुद्दीन साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि माशाअल्लाह उन्होंने अपने नवासों पर, अपने पोतरों पर ऐसी मेहनत की कि उनका एक नवासा तो ख़ुद मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरे छोटे भाई वो भी एज़ अ प्रोफेशन डॉक्टर है, मेरी छोटी बहन माशाअल्लाह आलिमा के साथ साथ उन्होंने भी जो है तकरीबन 12वीं तक की तालीम हासिल की है। इसी तरीके से आप जो है हमारे नाना के पोते होते हैं, अल्लाह ने आपको भी जो है डॉक्टरी के लिए MBBS के लिए कबूल किया। फिर आपके जो बड़े भाई हैं हाफिज़ कुरान हो गए, अब आलिम दीन बन रहे हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो मैं समझता हूँ ये हमारे नाना यानी इनके दादा की कुर्बानियाँ भी है, इनके वालिद साहब की भी। अब आखिर में
इनकी जो वालिदा मोहतरमा है माशाल्लाह, वो भी अपनी जगह पर बहुत ही सख्त यानी दीनी मामलात के अंदर कि किसी भी वक्त की नमाज फ़ौत ना हो और पूरे घर के अंदर जो है दुआओं का एहतमाम होना चाहिए, इबादत वग़ैरह वग़ैरह, बच्चों की तालीम तरबियत, उन्हीं की तरबियत का नतीजा है कि उन्होंने अपने बच्चों को MBBS के फ़र्स्ट ईयर के एडमिशन तक मोबाइल नहीं दिया। मैं समझता हूँ उनकी तरबियत का भी बहुत बड़ा ये दखल हासिल है। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी के इस मकाम तक पहुँचाया। तो आखिर में मैं आपके वालिदैन के लिए और हमारे नाना और आपके दादा के लिए और इसी तरीके से आपके जो नाना है वज़ीर ख़ान साहब, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इस पूरे खानवादे को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ, इनकी मोहब्बतों को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ और अल्लाह ताला इनके नामे आमाल के लिए ये जितने भी नौजवान तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं उनके नामे आमाल के लिए उसको ज़ख़ीरा बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।